नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारत की ताकत का जिक्र हो रहा है। दुनिया के सभी देश भारतीय सेना के पराक्रम और हमारी सैन्य शक्ति की तारीफ करते दिख रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को मैसेज दिया तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वदेशी शक्ति की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने बड़ी सटीकता के साथ सीमा पर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। पूरी दुनिया ने भारत की स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत देखी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिखा। भारत के पास करीब 80% स्वदेशी हथियार हैं। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जंग के लिए चीन और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर है। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही। तो 90 घंटे में भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अभी तक कोई देश करके नहीं दिखा पा रहा है। दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उससे भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई इस वजह से अलग है क्योंकि भारत ने अपने हथियारों के दम पर पाकिस्तान को 90 घंटे में अपने घुटनों पर ला दिया, उसके एयरबेस तबाह कर दिए। कैसे मुमकिन हो पाया और ये कितनी बड़ी ताकत भारत के लिए है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस पहल साहब हमारे साथ हैं और कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिन्हा सर, अगर 3 शब्दों में इस लड़ाई को समझें तो हाई टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर और सटीक निशाना, इन्हीं तीनों शब्दों के इर्द गिर्द ये पूरी लड़ाई घूमी जिसमें पाकिस्तान घुटनों पर आया। प्राची, जय हिंद। देखिए, आपने तो 3 पॉइंट बिंदुओं के ऊपर पूरा समेट दिया और एग्जैक्टली यही है जब हम निचोड़ निकालते हैं किसी भी लड़ाई का। और ये एक रिट्रीब्यूशन जो आपने देखा, जो 90 घंटे की आपने बात की, इसमें यदि कोई चीज़ निचोड़ करके आती है तो वही है हाई टेक्नोलॉजी और एक प्रिसीजन है। और उसके बाद आप एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, उसमें है सिनर्जी, जिसको हम इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बताया कि कैसे इसमें टेक्नोलॉजी का, कितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे सैटेलाइट, हमारे जो कर्मीज़ हैं जो पीछे की तरफ से कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा। तो इसी को कहते हैं एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड। और जो 21st सेंचुरी का बैटलफील्ड मिलियो है जिसको हम देखते हैं, ये इसी चीज़ का मिशन है। और सभी चीज़ की अपनी अपनी एक टाइम फ्रेम में रिट्रीब्यूशंस होती है। तो हमने फर्स्ट फेज़ का रिट्रीब्यूशन देखा जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का बहुत बड़ा योगदान। ये फिर दूसरे फेज़ में जाता है जहां, और तीसरे फेज़ में पूरा कॉन्टैक्ट होता है। तो एक नॉन कॉन्टैक्ट का आपने फेज़ देखा है और एग्जैक्टली ये 90 मिनट का जो रिट्रीब्यूशन था, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये थमा है केवल, और उसका रिट्रीब्यूशन देखें। उसके और सारे आयाम हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां जहां लड़ाई चल रही है बहल सर, उस लड़ाई को देखें और भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को देखें तो फर्क इतना है कि उन देशों की लड़ाई चल रही है मांगे हुए हथियारों पर। यहां जो लड़ाई हुई है, यहां जो भारत ने करके दिखाया, वो अपने दम पर करके दिखाया है। मॉडर्न वॉरफेयर कैसे जीता जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे अपने दुश्मन को पस्त किया जाता है, ये भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी। सबसे पहले इशू आ जाता है कि आपके लड़ाई में हमेशा ऑब्जेक्टिव और गोल जो होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप देती है, और क्या हमने वो गोल अचीव किया और कैसे किया। अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध को अब 3.5 साल होने जा रहे हैं, वो तो युद्ध का कोई अंत ही नहीं दिख रहा। उधर देखें गाजा पे 1.5 साल से ऊपर हो गया है, उस पे भी एक 363 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी का युद्ध नहीं खत्म हो रहा। इतनी टेक्नोलॉजी भी हाई इस्तेमाल कर ली, लेकिन हमारा 90 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे और उनको फोर्स किया था कि दूसरे देशों के पास जाके वो बोले कि ये लड़ाई को रुकवाइए, इन ऑपरेशंस को रुकवाइए, नहीं तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो चीज आपने कही, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स ने, चाहे वो ब्रह्मस था जो कि सुपरसोनिक एयर लॉन्च भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है और सी लॉन्च भी है, सबमरीन लॉन्च भी है, आकाश तीर जो कि कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो टोटल इंडिजिनस है, आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर जिसका हमने एडवांस वर्जन भी बना लिया है 70 से 80 किलोमीटर का, संयुक्ता, धर शक्ति, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, नागास्त्र ड्रोन है, स्काई स्ट्राइकर वो भी ड्रोन है, और साथ में काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हमने बनाए, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान ने 600 ड्रोन भेजे तो हमारा आकाश तीर और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स इतने अच्छे साबित हुए कि एक ढाल की तरह उन्होंने किसी ड्रोन का भी नुकसान नहीं होने दिया। तो जहां भारत के सिस्टम्स एकदम सिद्ध हुए, वहां पाकिस्तान के सिस्टम्स आपने देखे, PL-15 गिरी हुई हमको मिली, अब हम बताएंगे वो एक्सपोर्ट वर्जन है कि नहीं है, और दूसरे जो उनके मिसाइल्स थी उनको भी शूट डाउन करके, आपको याद होगा ट्रक में लेके जा रहे थे मिसाइल्स को, चाहे वो फतेह 2 थी या कोई और मिसाइल्स थी, और उनके ड्रोन तो हमने बॉर्डर से ही हिट करने शुरू कर दिए थे। तो जो रोल हमारी टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस थी उसने प्ले किया, और जिस तरीके से क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शंस थे और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने इंटीग्रेट होकर जो प्रिसाइज अटैक किए बेस्ड ऑन प्रिसाइज इंटेलिजेंस, घर में घुस के उनको मारा। और एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा, बताया उनको, और उसके बाद आज विश्व को भी जागृत कर रहे हैं। तो एक चीज तो होती है मारना, दूसरी होती है बताना, और तीसरी चीज होती है विश्व को जागृत करना। बिल्कुल, पाकिस्तान के सीने पर वार किया है, ये रक्षा मंत्री भी कहते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान जो ये कहता रहा कि हम बॉर्डर से कुछ हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता रहा, जिसने बड़े बड़े निशाने लगाने की कोशिश की, लेकिन एक भी निशाना उसका लगा नहीं। भारत ने जब अपनी सटीकता दिखाई, अपना सटीक निशाना लगाया, तो हम 100 किलोमीटर अंदर भी घुसे, हमने उनके एयरबेस को भी तबाह किया, हमने उनकी आर्मी को भी नुकसान पहुंचाया, और आतंक के जो टेरर कैंप थे उनको तो ध्वस्त भारत ने अपनी पहली कार्रवाई में भी कर दिया था। तो टिक्कू सर, ये आत्मनिर्भर भारत की छवि है। पाकिस्तान जो दूसरों के बलबूते पर ये जो लड़ाई है वो लड़ना चाहता है, कभी चाइना से मदद ले रहा है, कभी तुर्की से मदद ले रहा है, उनके हथियारों से भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और भारत 80% से ज्यादा आत्मनिर्भर यानी भारत में बनाए हुए हथियारों से ये लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें जीत हासिल की। प्राची जी, ऐसा है कि हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो आत्मनिर्भरता पर हमारा एम्फेसिस रहा है, ये पिछले 7-8 साल का है, क्योंकि उससे पहले हमारी जो DRDO थी या बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे जो आर्मामेंट्स बनाते थे, मेरे ख्याल से वो उनका मेरे ख्याल से नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट जैसे तेजस है, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे पास जो हैं वो लटके हुए थे, और ये पिछले 6-7 साल से ही जितना भी हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है, पिछले 7 साल की देन है ये। और मैं मानता हूँ कि अगर ये जंग 2, 4, 5 साल के बाद होता तो आपको एक भी उपकरण विदेश का नहीं मिलता। हमने जो आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है उसमें समय लगेगा, और थोड़ी ही देर में हम तकरीबन 95 से 95% कम से कम अपना इंडिजिनस इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। मैं मानता हूं कि भारत किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। 2 देश हैं जो अपने दम पर अभी उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो आप ये देख रहे हैं कि इजराइल है, एक वो अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है, और भारत है जिसने लड़ा अभी, लेकिन ये भी काफ़ी और इसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। देखिए,
यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है ना, वो यूक्रेन कम लड़ रहा है और नेटो और अमेरिका ज़्यादा लड़ रहा है। नहीं तो जितने भी विशेषज्ञ यहाँ आए, जब वॉर शुरू हुआ, हम सब ये कह रहे थे कि रशिया तो मार्चिंग करेगा, वो ब्लिट्जक्रीग करेगा और पूरा यूक्रेन उन टैंक से घेर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन अपने हथियारों से नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन नेटो के हथियारों से, उससे ज़्यादा अमेरिकन हथियारों से लड़ रहा है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप आर्मीनिया को देख लीजिए, अजरबैजान को देख लीजिए, दोनों अजरबैजान टर्की के हथियारों से लड़ रहा है और आर्मीनिया अपने और थोड़ा सा भारत ने दिए हथियारों से लड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो ये आत्मनिर्भरता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1999 में जब करगिल हुआ, हमारा बोफोर्स का एम्यूनिशन ख़त्म हो गया था और ये सबको मालूम है कहाँ से आया। तो आप इस सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाल सकते कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा और आपको जंग रुकना पड़ेगा जब आप डिसएडवांटेज पर है। तो मैं मानता हूं कि अभी अगले 5-10 साल के अंदर जो हाई टिकट इक्विपमेंट होगा, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, वो हम अपने ही देश में बनाएंगे। फिर उसके बाद कोई हमारी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता है। अगर कंपैरिजन सिन्हा सर करें तो पाकिस्तान को आप देखें, वो अपना डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना से लेता है, वो ड्रोन तुर्की वाले भेजने की कोशिश करता है, PL-15 को लेकर बड़ा अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन उसकी क्या दशा हुई थी वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। J-10, JF-17, ये सारी चीजें उसने किसी ना किसी देश, चाइना और तुर्की से ले रखी हैं। उनकी खैरात में मिले हुए सामान से वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके उलट हम देखें, अगर हम भारत में देखें तो हमारे पास आकाश तीर है, हमारे पास ब्रह्मोस है, स्कैल्प है, नागास्त्र ड्रोन है, हमारे पास S-400 है, जिसने दुश्मन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। प्राची, बहुत सही बात बता रही हैं आप। और देखिए, जो आपने चीज़ों को बताया कि चाइना को लेते हैं और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो चाइना और पाकिस्तान का जो रीसेटिंग हुआ है वो लास्ट आप देख रहे हैं 2015 या उसके पहले, थोड़ा पहले, शी जिनपिंग आने से पहले, जहाँ पर उन्होंने पूरी अपनी निर्भरता, पूरी उन्होंने डिपेंडेंसी जो डाल दी 80% इक्विपमेंट। ये केवल एक या 1.5 दशक का ही बात है, 15 साल का दे ले। इसके पहले उनकी 80% जो थी वो वेस्टर्न ब्लॉक में थी, अमेरिका के साथ साइबर आता था इनके पास, वो बड़े बड़े बातें करते, सारी चीज़ उनकी वहाँ से थी। तो अभी उन्होंने केवल खेमे चेंज किए हैं, अभी 80% वहाँ से लेते हैं। उसके अलावा 10% उसका एक जो वेस्टर्न यूरोप है, जिसमें खास करके नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सबसे, वहाँ से भी वो ले रहे हैं 10%। 5% से 7% बोलते हैं टर्की। ये उनका हथियारों का जखीरा जहाँ से आता है। जब आप वहाँ से लेके चीज़ें आते हैं, टोटल डिपेंडेंसी, कोई भी देश जब आपको हथियार देता है, इंक्लूडिंग रफाल को ले लीजिए, 2016 में हमने लाए हैं, मगर उसके अंदर में एक बड़ी टेक्नोलॉजी उसने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की है हमारे पास, जिससे कि हम रफाल को के ऊपर वो हथियार लगा सकें जो हमारे स्वदेशी हैं, जैसे ब्रह्मोस, उसको हम नहीं लगा पाते, इसलिए Su-30 जो कि रशियंस हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपके दर्शकों को और हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि यदि आप गठजोड़ करते हैं तो गठजोड़ किससे करें। हमें एक टेस्टेड पार्टनर है हमारे पास रशिया, दूसरा इजराइल बन रहा है, जहां पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर बनाएंगे। हम ब्रह्मोस कहाँ बनता है, भारत में बनता है ना, वो रशिया और हमारा भारत का कॉबली Su-30 MKI उसका पूरा अभी हमारे देश में बनने लगा है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो, और इजराइल से भी ऐसा ही है, कोई दूसरा देश आज के दिन में मुझे नहीं देखता कि भारत के साथ इस तरह से खड़ा। भले ही अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर। और हम लोग पूरा रिवर्स कर 80%, जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे थे मन की बात में, अब 80% के तकरीबन हम पहुँच चुके हैं, जहाँ हम आत्मनिर्भरता से देसी सामान। और इसके ऊपर आपको देखिए ये क्या हुआ है, 2016 से ये चेंजेस आए हैं, और देखिए 2025 में 10 साल में जो भारत ने करके दिखाया, दूसरे बड़े देशों को 50-50, 60-60 साल लगे हैं। तो पाकिस्तान की तुलना तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया कि उनका जो PL ये था, ई था, वो कैसे एयर टू एयर मिसाइल वो काम नहीं किया, एक खड़ा हमें मिल गया पूरा का पूरा। और ताइवान से लेकर के अमेरिका वो आता है, उसको देखना चाहता है कि क्या चीज़ है ये, क्यों फेल हुआ।
तो ये जो फेल, और उनके सारे देखिए आपने J-17 की बात की, J-10 की जो उनके थर्ड ब्लॉक है उसकी बात की, आपने उनके एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की, उनके रडार सिस्टम की बात की, वो टोटल फेलियर हुए ना। यदि HQ-9 या HQ-16 ये टोटल फेलियर हो गया, सारा भेज दिया हमने। हाँ। तो ये बैटलफील्ड के अंदर में जब टेस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। जरा सा आप शोकेस कीजिए, वर्ल्ड अपने आप जो इंडस्ट्री है, जो आपका वेपन इंडस्ट्री है, उसके अंदर में आपने टाइटैनिक शिफ्ट ला दिया है, एक जलजला ला दिया 90 घंटे की वॉर के अंदर में, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक हो या चाइनीज ब्लॉक हो। बेसिकली तो है एक भारत उभरता हुआ मार्केट है। सब लोग अभी तो मेरे ख्याल से कोई कह रहा था 71 देश बोलते हैं ब्रह्मोस दे दो भाई, ब्रह्मोस दे दो, आपकी झड़ी लग गई। तो आप एक आयाम खोलते हैं अपने लिए और अपने सीमाओं के रक्षा के लिए या प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि आपकी तरफ कोई उठाकर आंख भी ना देख पाए। ठीक, अभी तक जब हम सुना करते थे बहल सर आत्मनिर्भर भारत, तो एक नारा लगा करता था कि आत्मनिर्भर भारत होता क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या कोई पॉलिटिकल नारा है। लेकिन इस युद्ध में या इस संघर्ष में हमने देख लिया कि आत्मनिर्भर भारत की क्षमता क्या है। जब अपने देश में कोई हथियार बनता है तो वो कितना ताकतवर होता है, वो कितनी मारक क्षमता रखता है और कितनी सटीकता के साथ दुश्मन के सीने पर वार कर सकता है। प्राची जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने, और इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा कि इस समय भारत 8.3% जो विश्व के आर्म्स इंपोर्ट्स है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बायर है आर्म्स का। और ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये पिछले साल की फिगर्स हैं, अब धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है। और जो इंडिजिनस सिस्टम हम बना रहे हैं, अब देखिए जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, क्या अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी कोई देगा? कभी नहीं देगा। और जो हम बनाते हैं और जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, अगर हमारी ब्रह्मस की मिसाइल की रेंज सपोज 450 से 800 किलोमीटर है सपोज है, तो हम क्या 450 वाली बेच रहे हैं? नहीं, हम तो 290 किलोमीटर वाली बेच रहे हैं। वो दो रीजन है उसके लिए। MTCR का भी रीजन है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम उन देशों ने क्या वो साइन कर रखे जिनको हम बेच रहे हैं, नहीं कर रखे तो उनको 290 किलोमीटर की लिमिट आ जाती है। लेकिन तब भी हम अपने बेस्ट सिस्टम्स कोई भी देश नहीं बेचता। इसी वजह से जब PL-15 की बात आ रही थी तो उन्होंने कहा वो PL-15 थी जो वहां की है, जो 200 से 300 किलोमीटर रेंज की है, या फिर PL-15E है जो उनका एक्सपोर्ट वर्जन है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। तो ये दूसरी बहुत अहम चीज आ जाती है। और तीसरी चीज आती है गवर्नमेंट का क्या फोकस है। देखिए, अगर गवर्नमेंट कहती है कि इतना रेट से हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, तो फिर आर्म फोर्सेस को भी उस तरफ झुकना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है पूरे देश में, सपोर्ट सिस्टम बनता है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का हो, अदानी का हो, किसी का भी हो, या फिर दूसरे सिस्टम। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज जो DRDO है वो नहीं बना सकती, हर चीज HAL नहीं बना सकती, उनको आउटसोर्स करना पड़ेगा। और आउटसोर्स में अगर वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसको ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, ये 2-3-4 कंट्रीज के पास ही है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया। उसके बाद अब भारत उभर रहा है। और ये जो उभर रहा है भारत, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो हमने एक्सपोर्ट शुरू किए, पिछले साल 12% हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े थे। अब देखिएगा कि जैसे जैसे हमारे ये जो वेपन सिस्टम्स प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, कितने विश्व के लोग, जनरल साहब ने बोला कि 71 लोगों ने ब्रह्मस के लिए, अभी तो सिर्फ एक ही ने लिया ना, फिलीपींस ने, जिसने $375 मिलियन का लिया है। लेकिन अब देखिएगा उसकी सेल, क्या हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगी इतने सारे देशों को बेचने की? तो उस वजह से ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और रीजन है कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है, एक पूरा एनवायरमेंट, इको एनवायरमेंट बनाना पड़ता है हमको कोई भी वेपन सिस्टम बनाना हो, क्योंकि बहुत हैवी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो अब क्या वो इंडस्ट्रियल और इको एनवायरमेंट है? अब बन रहा है भारत के अंदर, और ये बहुत समय के बाद हुआ है कि अब बन रहा है। अब रशिया का देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही 3.5 साल से वो लड़ रहा है युद्ध, तो भी चल रहा है, और फिर भी उसके वेपन सिस्टम्स को रिप्लेनिश कर पा रहा है, क्योंकि इंडिजिनस है, उसके देश के अंदर बनते हैं। और यही एक मेजर कारण है कि जो लास्ट 5-6 साल में इतनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है इंडिजिनाइजेशन।
तीन नाम जो बहल सर ने लिए अभी टिक्कू सर, अमेरिका, रशिया और चाइना, इनकी बात तो अक्सर पूरी दुनिया में इनके हथियारों को लेकर, इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर की जाती थी, लेकिन क्या इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के में 90 घंटे में तबाही मचाने के बाद अपने हथियारों के दम पर अब भारत वो चौथी शक्ति बन रहा है, वो चौथी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि अगर युद्ध जीतना है, संघर्ष जीतना है, आतंकियों को मारना है, तो सीखिए भारत से कि अपने देश में बनाकर हथियार कैसे मारा जाता है दुश्मन को। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछले 10 साल में, वो ये रियलाइजेशन हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे कि भाई हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन आपको जंग के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो आपको अपने हथियार और मॉडर्न हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। और ये इसका फैसला इसलिए भी किया गया क्योंकि हमारा इतना सारा आउटगो होता था, पिछले 2 साल को छोड़कर हम वर्ल्ड के नंबर 1 इम्पोर्टर से $10 बिलियन जाता था हमेशा हम लोगों का पिछले कई सालों से। तो एक ये जो रियलाइजेशन हुई, इससे बहुत फ़र्क पड़ा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था भारत फौज के ओनर का, बाबा कल्याणी का। उन्होंने बोला कई साल पहले मैंने एक गन बनाई थी और वो गन को जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाया, उन्होंने इतनी हकारत से देखा, अरे कैसे आप गन बनाएंगे, लोहा का टुकड़ा लेकर आ गए। ये वो खुद उनका इंटरव्यू है। फिर जब सरकार बदली और कुछ साल बीते तो उन्होंने फिर प्रेजेंटेशन दी और उस टाइम प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि भाई ये गन जो है, मुझे इसका मौका नहीं लग रहा था दिखाने का, मैंने अपने पैसे से गन को अमेरिका भेजा और वहाँ एरिया 15 या कोई जगह है जहाँ गन्स को टेस्टिंग होती है, फील्ड फायरिंग रेंज है, क्या वहाँ भेजा। ये उनकी सर्टिफिकेट, ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा गन है, ये तो ओरिजिनल से भी अच्छा है। एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इजाज़त दी, बोला आप प्लीज़ बना दीजिए और भी बना दीजिए। तो जो चेंज इन थिंकिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के जीडीपी में सिर्फ $52 बिलियन का डिफरेंस था। आज के दिन में वो है $3.6 ट्रिलियन। तो अगर हम मुकाबला करेंगे, अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम दुनिया भी जो है ना, पहले तो हाइफिनेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने फिर ये हाइफिनेशन लाई। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से अपने पॉलिटिक्स की वजह से, हमारा कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से। आज हमने, मेरे ख्याल से आज की खबर है कि हमने अपनी जीडीपी को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नहीं थर्ड लार्जेस्ट, अमेरिका, चाइना, नो फोर्थ लार्जेस्ट, जर्मनी एंड इंडिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो अगर आपके पास साधन है, आपके पास डिटर्मिनेशन है कि आपने अपने देश की सुरक्षा करनी है और अपने हथियारों से करनी है, देन यू नीड मनी।